हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। तो और आप सभी लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। तो आज के दिन एक और एसएमई कंपनी इलेक्ट्रोफोर्स इंडिया लिमिटेड का हम डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पर हम इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो ऑलमोस्ट सर्टेन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं, लेकिन ये मेरा डिसीजन था जो मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस डिस्कस किया है। कि ऐसा क्यों करने वाला हूँ, वो जब हम इस कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे वो आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर मैं कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करूँ स्टार्टिंग में, तो वहां पर ये कंपनी 2010 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। जैसा कि नाम से क्लियर है, ये कंपनी डिजाइनिंग करती है एंड मैन्युफैक्चरिंग करती है किनकी, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड मेटल प्लास्टिक कॉन्टैक्ट पार्ट की, जो यूज किए जाते हैं इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स लाइटिंग स्विच एंड एलाइड इंडस्ट्रीज में। और उसी के साथ-साथ यहाँ पर इस कंपनी के इस काम की डिटेल बताई हुई है, आप स्टडी कर सकते हो। ये कंपनी प्रोवाइड करती है क्वालिटी टेस्टिंग, पैकेजिंग, असेंबली, सेकेंडरी ऑपरेशन एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो लीज पर होने वाली है वसाई में, महाराष्ट्र में, यानी कि विद एन एरिया ऑफ ओवर 10,000 स्क्वायर फीट का। अगर हम कंपनी की काम की बात करें तो एक अच्छा काम होने वाला है। और उसी के साथ-साथ अब अगर हम कंपनी के टाइम टेबल की बात करें तो 19 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है। क्लोज होगा 21 दिसंबर को। 22 दिसंबर को अलॉटमेंट हो जाएगी। टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 27 दिसंबर की। अगर हम कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं तो फेस वैल्यू रहेगी 10 रुपीज पर शेयर की। प्राइस होने वाला है 93 रुपीज पर शेयर का। लोड साइज होगा 1200 शेयर्स का। टोटल इशू साइज है 80.68 करोड़ का। एक अच्छे साइज का आईपीओ था एसएमई में। बट दिक्कत क्या होगी, फ्रेश इशू था 55.80 करोड़ का और बाकी रह गया ओएफएस 24.88 करोड़ का, जो एसएमई आईपीओ में मुझे अच्छा नहीं लगा किसी भी तरीके से ओएफएस का पार्ट बनना। तो इस वजह से यहाँ पर भी मेरा एक इंटरेस्ट कम हो चुका था, क्योंकि अगर एसएमई आईपीओ ओएफएस लेके आ रहा है तो वहां पर मेरा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि एसएमई आईपीओ ऑलरेडी एक छोटे साइज के आईपीओ होते हैं। और वहां पर अगर कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए सारा का सारा पैसा लगाएगी वो हमें ज्यादा फायदेमंद रहता है। तो इस वजह से मेरा ऑलरेडी जहां पर इंटरेस्ट कम हो चुका था, बट आगे कौन कौन से पॉइंट होने वाले जिसकी वजह से और मेरा इंटरेस्ट कम हुआ वो आपको आगे देखते हैं। एनएससी पर ये लिस्ट होने वाला है। अगर हम कोटा की बात करते हैं तो यहाँ पर एचएनए कैटेगरी में 50% का होगा और रिटेल कैटेगरी में भी 50% का होने वाला है। लोट साइज की बात करते हैं तो एक लोट 1200 शेयर्स का होने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,11,600 रुपीज की। और उसी के साथ साथ प्री इशू होल्डिंग होने वाली है 100% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगा 62.93% का। प्रमोटर्स के नाम आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को छोड़ रहा हूँ, आपके ऊपर काम दे रहा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे आईपीओस आ रहे हैं और उन सभी की वीडियोस को तैयार करना है। तो कुछ ऐसे पॉइंट्स जिनकी जरूरत नहीं है तो वो आप लोग खुद स्टडी कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। अगर हम बात करते हैं कंपनी के मेन मुद्दे की, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, टोटल असेट्स 2021 में था 70 करोड़ का, जो इंक्रीज हुआ नेक्स्ट ईयर 2022 में 47 करोड़ के, फिर से नेक्स्ट ईयर 72 करोड़ के पहुंच चुके थे और पहले 6 मंथ में 2023 के 78 करोड़ के। एक अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम रेवेन्यू की बात करते हैं तो वहां पर 2021 में था 15 करोड़ का, फिर इंक्रीज हुआ 34 करोड़ तक पहुंचा, बट नेक्स्ट ईयर फिर से डिक्रीज हो चुका था 30 करोड़ का। और पहले 6 मंथ में 23 करोड़ के देखने को मिले हैं, जहां पर हमें 7% से सॉरी 12% से डिक्रीज होते हुए देखने को मिले इसके रेवेन्यू, जो एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और एसएमबी आईपीओ में मैं किसी भी तरीके का फाइनेंशियल में छोटी भी गड़बड़ मुझे पसंद नहीं आती है, क्योंकि वहां पर हमारा ऑलरेडी रिस्क बढ़ जाता है। तो इस वजह से एक सेकंड पॉइंट हो चुका था जहां पर मेरे पास इसको अवॉइड करने का मौका मिल चुका था। थर्ड पॉइंट आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पहले 2021 में था लॉस -2 करोड़ का, फिर प्रॉफिट में आ चुकी थी कंपनी नेक्स्ट ईयर 8 करोड़ के, फिर से डिक्लाइन हमें देखने को मिला अप्रोक्स 7.5% का। और पहले 6 मंथ में 7.1 करोड़ का हमें प्रॉफिट देखने को मिला है। अगर हम बात करते हैं जहां पर फिर से डिक्लाइन देखने को मिला, जिसकी वजह से फिर से एक नेगेटिव पॉइंट आ चुका है। देखो, अगर हम ओवरऑल में देखते हैं इतना मेजर डिक्लाइन नहीं था, बट अगर यही डिक्लाइन होने की वजह से चाहे छोटा सा इंक्रीज होता तब भी चल पड़ता। बट अगर कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू कम हो रहा है तो वो एक मेजर इशू का पॉइंट होने वाला है। नेटवर्थ 25 करोड़ की होने वाली है, रिजर्व एंड सरप्लस में 8 करोड़ का होने वाला है। उसी के साथ साथ अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल की बात करते हैं
जहाँ पर हमें इनकंसिस्टेंसी देखने को मिली है। और एसएमई आईपीओ के अगर फाइनेंशियल में मुझे हल्की-फुल्की भी दिक्कत देखने को मिलती है, तो वहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी मेरा पहले ही रिस्क फैक्टर काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और हम बीइंग एन एग्रेसिव होकर किसी भी आईपीओ को अप्लाई करते हैं, तो ऐसे में जहाँ पर इतने सारे आईपीओ खुले पड़े हैं और ऑलरेडी वहाँ पर भी फंड ब्लॉक होगा, तो मैं ऐसी कंपनी में फंड ब्लॉक नहीं करना चाहूँगा जहाँ पर मेरा रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाए और उसके साथ-साथ मेरे पास फंड लिमिटेड होने की वजह से मैं अच्छी कंपनी में ही पैसा लगाना चाहूँगा, जहाँ पर मेरे पास इससे अच्छे फंडामेंटल सामने हो, जहाँ पर मेरे पास इससे अच्छे लिस्टिंग गेन की उम्मीद उससे ज़्यादा सामने हो, तो उस वजह से मैंने इस आईपीओ को अवॉइड किया है। बट अगर हम कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं, तो अब अगर आप वहाँ पर देखोगे तो पीई रेशियो 20 की और उसी के साथ-साथ मार्केट कैपिटलाइजेशन 217 करोड़ की, रिटर्न ऑन इक्विटी 43.5% की, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 58.73% की, रिटर्न ऑन नेट वर्थ 43.57% की। ईपीएस फिर से दिक्कत दे चुका था, 4.6 का था, जो हमें कम देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। बाकी हर जगह पर हमें इतनी मेजर दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करता हूँ इस कंपनी के, तो इनको फंडिंग एडिशनल वर्किंग की कैपिटल की रिक्वायरमेंट होने वाली है। परस्यूइंग इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए इनको पैसा चाहिए और थर्ड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अगर मैं इस कंपनी के जीएमपी की बात करूं तो आज के टाइम पे जहां पर कोई भी ग्रे मार्केट में काम नहीं हो रहा है, यानी कि 0% का चल रहा है। अगर आप पीयर टू पीयर कंपैरिजन में देखोगे जाकर तो सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसका पी चल रहा है 191 का, आर आई आर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जिसका पी रेशियो चल रहा है 100.74 का। अगर आप वैल्यूएशन वाइज देखोगे तो आपको लगेगा कि अपने पेयर कंपटीटर से जब आईपीओ काफी सस्ता लाने की कोशिश कर रही है। बट अगर हम 2024 के अकॉर्डिंग देखते हैं तो वहां पर इसकी वैल्यूएशन इतनी सस्ती नहीं हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ही ज्यादा महंगी हो रही है, बट ओके ओके टू मॉडरेटली हाई इसकी वैल्यूएशन होने वाली है। बट ड्यू टू एसएमई आईपीओ इसके नेगेटिव पॉइंट्स जैसे कि ओएफएस का आना मेजर पॉइंट होने वाला है। अगर मेन लाइन आईपीओ होता तो वहां पर हमें दिक्कत नहीं होती इतनी, बट एसएमई आईपीओ में ऑब्वियसली दिक्कत होने वाली है जहां पर कंपनी का साइज ऑलरेडी काफी कम होता है। सेकंड एक्टिव पॉइंट फाइनेंशियल्स में मुझे दिक्कत देखने को मिली और वैल्यूएशन का पॉइंट चलो हम छोड़ भी दें क्योंकि हमें लिस्टिंग गेन के लिए जाना है, तो वहां पर जब हमें ग्रे मार्केट में कोई डिमांड ही नहीं देखने को मिल रही है, तो वहां पर ऐसे में मैं पर्सनली इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। बट ये मेरा डिसीजन था जो बता चुका हूँ। बट आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और फिर अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करते हुए और स्पेशली जहां पर फंड को भी मैनेज करते हुए अपने फाइनेंशियली एडवाइजर से सलाह लेकर ही कोई डिसीजन बनाइएगा। ये किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है, जहाँ पर हमने सिर्फ कंपनी को स्टडी करने की कोशिश की है। तो देखिए सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।